Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is lecture number 7, which is in connection with the written communication, in which we are going to continue with essay writing. And in today's lecture, I'm going to give you one example of dissecting an essay. First, what are those steps, and then how to write an essay using different steps that I had told you in the previous lecture. जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 6 में मुख्तलिफ स्टेप्स बताए थे एसे राइटिंग के, उसकी आज एक डेमोन्स्ट्रेशन मैंने तैयार की है ताकि आपको एक आइडिया हो जाए. तो स्टार्ट करते हैं. अगर आपको एसे फर्ज करें एक टॉपिक आपको दे दिया जाता है in which you are asked to write an essay. So the topic which I have chosen just for the sake of giving you an example, it is can money buy happiness? Okay. Now this is not the descriptive essay, it is not the narrative essay, it is not the expository essay, it is argumentative or persuasive essay. ठीक है. तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इन ऑर्डर टू टेक ऑल द आइडियाज एट वन प्लेस, तो हम एक माइंड मैप बनाते हैं. माइंड मैप आपको हेल्प करता है कि आप इसको डेवलप कैसे करेंगे एसे की फॉर्म में. तो देर इज़ वन दैट एग्जाम्पल दैट आई हैव गिवन यू ऑफ द माइंड मैप. इफ़ यू कैन लुक एट दैट इन द मिडल ऑफ यू कैन से द पेज और इन द सेंटर ऑफ द पेज आप लिख लेते हैं एक कोई भी बना सकते हैं, चाहे आप इसको सर्कल कर लें या वैसे पॉइंट्स कर दें, लेकिन आप उसमें टॉपिक लिखेंगे. फिर आप ये देखें कि एज यू नो दैट एसे हैज़ 3 पार्ट्स. बेसिक पार्ट्स आर 3: इंट्रोडक्शन, देन वी हैव बॉडी एंड देन वी हैव कंक्लूजन. अब इंट्रोडक्शन के अंदर जो अगर आपको ये एसे मिला है कि कैन मनी बाय हैप्पीनेस, तो इंट्रोडक्शन हैज़ फर्दर 2 पार्ट्स, जिसके अंदर एक हुक है जिसमें हम रीडर की अटेंशन को ग्रैब करते हैं, उसको इनवाइट करते हैं ताकि वो हमारा एसे पढ़ने पर मजबूर हो जाए, इंटरेस्ट डेवलप करते हैं. तो अब आप अगर इस एसे को लिखना चाहते हैं तो अब हुक क्या देंगे उन 4-5 हुक्स में से? क्या आप कोटेशन देंगे, क्या आप क्वेश्चन देंगे, क्या आप कोई सीन डिस्क्राइब करेंगे, क्या? तो हो सक इस ऐसे के हिसाब से रिटोरिकल क्वेश्चन है और एक और भी हुक है जो मैं आपको जब ऐसे दिखाऊंगी तो उसमें नज़र आएगा. सो दैट यू से कि जी हुक में मैंने ये लिखना है. नाउ दिस इज़ योर प्लानिंग. नाउ इंट्रोडक्शन का सेकेंड पार्ट है थीसिस स्टेटमेंट, विच इज़ एक्चुअली द कंट्रोलिंग आइडिया ऑफ द होल एसे, यानी कि ये आपको टॉपिक की तरफ लेकर जाएगा. ठीक है. नाउ लेट्स गेट टू द बॉडी पैराग्राफ्स. As you see that body has 3 paragraphs. I mean, in this case, there are 3 paragraphs. I told you that at your level, 5 paragraph, overall 5 paragraph essay is okay. At the lower level, 3 paragraphs where body paragraphs are not separated. But at your level, we have separated body paragraphs into 3. Okay. Now, in body paragraph 1, according to the points that we will later on expand, तो पहला पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि हार्ड वर्किंग पीपल आर अनहैप्पी. अब ये इसको हमने डेवलप करना है एक फुल फ्लेश्ड पैराग्राफ में जब हम प्रॉपर एसे लिखेंगे. अब आ जाता है जी बॉडी पैराग्राफ नंबर 2. उसमें हमने लिख लेना है, ये पॉइंट दे देंगे कि मनी रून्स रिलेशनशिप्स. ठीक है. क्योंकि हम एक्चुअली एक आर्ग्यूमेंट जो है वो एक डेवलप कर रहे हैं, हम कन्विंस कर रहे हैं. ये इसको परसुएसिव ऐसे भी कहा जाता है क्योंकि थ्रू योर पॉइंट्स यू ट्राई टू कन्विंस द रीडर्स वट एवर यू थिंक एंड देन यू गिव अ कंक्लूजन आफ्टर दैट. ओके. सो ये ओपन एंडेड है, मतलब कैन मनी बाय हैप्पीनेस. अब इसमें ये डिबेटेबल सा है, जिसमें कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, कुछ कहेंगे कि हाँ जी इट कैन बाय हैप्पीनेस. तो हम देखते हैं कि हम क्या डेवलप करते हैं इसमें आर्ग्यूमेंट. ओके. बॉडी पैराग्राफ 2 में हमने पॉइंट ले लिया जी कि मनी रून्स रिलेशनशिप्स. अभी आप देखें, और ये जो जितने भी ये हम पॉइंट्स यहाँ बॉडी पैराग्राफ में दे रहे हैं, बेसिकली दे आर दी कंट्रोलिंग आइडिया ऑफ एवरी पैराग्राफ जो हम फिर लिखेंगे.
क्योंकि हमारा पैराग्राफ देन इट विल रिवॉल्व अराउंड दीज पॉइंट्स। फिर जी बॉडी पैराग्राफ 3 में हमने क्या कहा कि इन सम केसेस मनी डज बाय हैप्पीनेस। अच्छा, तो इससे तो ये लग रहा है कि हम लोग जो है एक बैलेंस्ड ओपिनियन लेना चाहते हैं, जिसमें हम ये भी बताएंगे कि मनी डज नॉट बाय हैप्पीनेस, लेकिन कुछ केसेस में इट डज बाय हैप्पीनेस। तो यानी कि हमने दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज को इसमें मर्ज कर लिया है। लेकिन चूंकि हमारे दो पॉइंट ऑफ व्यूज जो हैं वो कह रहे हैं कि जी मनी डज नॉट बाय हैप्पीनेस और कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, तो इसका मतलब है कि हमारा ज़्यादा फोकस कैन नॉट बाय पर है। लेकिन हमने ऑफ कोर्स उसको हम डिनाई भी नहीं कर सकते कि इम्पोर्टेंस ऑफ मनी तो है, तो हमने फिर एक पॉइंट उसके फेवर में भी दे दिया। नाउ लेट्स सी हाउ द थर्ड पार्ट एंड द फाइनल पार्ट ऑफ एसे, जिसको हम कहते हैं कंक्लूजन। अब कंक्लूजन के अंदर हम क्या करते हैं कि हम समिंग अप ऑफ बोथ द व्यूज, यानी एक व्यू जो बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 में लिया गया है कि मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, और बॉडी पैराग्राफ 3 कह रहा है कि जी इन सम केसेस इट डज बाय हैप्पीनेस। इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज को जो हमने 3 पैराग्राफ्स में कहे पीछे उसमें कहेंगे हम, तो उनको हमने कंक्लूड कर लेना है इन कंक्लूजन। तो नाउ यू कैन सी दैट दिस इज एक्चुअली just an example how you can make a माइंड मैप। अब माइंड मैप ज़रूरी नहीं है किसी तरह के ओवल्स या सर्कल्स लगा के किया जाए, आप इनको आउटलाइन की फॉर्म में लिस्टिंग भी कर सकते हैं, जिसमें आप नंबर 1 पे लिखें इंट्रोडक्शन और उसके नीचे उसकी सब हेडिंग इसी तरह से दे के फिर इस तरह से करके। लेकिन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये पेपर्स में आपने नहीं देना, ये आपने जब खुद बैठ के लिखना है तो टू कलेक्ट एंड गैदर द पॉइंट्स और फिर उनको एक ऑर्डर में लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज इसके बाद फिर आपका एस्से लिखना बहुत आसान हो जाता है। ये माइंड मैप आपको हेल्प करता है आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस अदरवाइज भी, जो आप अदरवाइज ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉपर एक ऐसे लिखा जाए, लेकिन माइंड मैप जो है वो आपको फोकस रखता है, ऑन टारगेट रखता है। राइट, नाउ वी गेट टू दी प्रॉपर एसे। तो हमने इसकी लाइट में जो हमने माइंड मैप बनाया है, इसकी रोशनी में नाउ वी आर गोइंग टू राइट एन एसे। अब मैंने डिफरेंट कलर्स भी यूज़ किए हैं, डिफरेंट तरीके से कोशिश की आपको उसके डिफरेंट पार्ट्स को बताने की, क्योंकि इसको एक किस्म का डायसेक्ट किया है आफ्टर हैविंग रिटन दिस एसे। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप देख लें कि टॉपिक जो है हम हमेशा इस तरह से देते हैं इन द सेंटर ऑफ द लाइन, और उसमें यूजुअली ये होता है कि इनिशियल लेटर कैपिटल होता है, एक्सेप्ट अगर उसके अंदर प्रपोजिशन आ जाएं या फिर उसके अंदर कोई कंजंक्शन इस तरह के आ जाएं या आर्टिकल्स आ जाएं, तो उनको हम कैपिटल नहीं करते। कोशिश करें कि कैप्स में ना लिखें सारा जो टॉपिक है, इस तरह से लिखेंगे अपर एंड लोअर केस में, तो इट लुक्स गुड। अगेन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन द बेटर ऑप्शन आई एम गोइंग टू टेल यू एट द मोमेंट। सो कैन मनी बाय हैप्पीनेस, हमने टॉपिक लिख लिया सेंटर ऑफ द लाइन में। अब हमने वहाँ से एक लाइन छोड़ दी और हम ज़रा नीचे आ गए, क्योंकि साथ साथ मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि हाउ इट शुड लुक लाइक, प्रेजेंटेशन उसकी कैसी होनी चाहिए। ऑल राइट, नाउ द फर्स्ट पैराग्राफ देखिए मैंने लिख दिया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर ये पूरा इंट्रोडक्शन है, लेकिन इंट्रोडक्शन के अंदर इफ़ यू रिमेंबर इन माइंड मैप आई हैड टोल्ड यू दैट इट विल हैव अ हुक एंड अ थीसिस स्टेटमेंट। अब जो हुक है वो इसमें दो हुक्स हैं, ठीक है ना। इसमें एक है येलो के साथ और एक है ग्रीन के साथ। देखें उन्होंने पहले इस ऐसे में रीडर्स की अटेंशन कैच करने के लिए एक क्वेश्चन पहले किया गया है। क्या है? कैन यू इमेजिन लिविंग विदाउट मनी इन दिस डे एंड एज? Is it even possible to survive without money in today's materialistic and cash driven world? अब ये दो रिटोरिकल क्वेश्चंस हैं रीडर्स की अटेंशन, और उसी के साथ एक कोटेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन एक पॉपुलर सेइंग को भी यहाँ पर लगाया गया है कि इट हैज़ बीन सेड दैट मनी मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड। क्योंकि हमने पॉइंट्स को कलेक्ट करना होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि इस तरीके से करें कि किसी फेमस सेइंग के साथ या कोई प्रोवर्ब चल रहा है उसके साथ भी हम उसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं बाद में इन ग्रे हाइलाइट्स की तरफ आऊँगी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि विद इन इंट्रोडक्शन हमने देखें ये हुक मैंने लिख दिया है राइट साइड के ऊपर इस ब्रैकेट के साथ। ये हुक, दो हुक्स हैं, इसमें दो तरह के हुक्स हैं। एक तो आपको क्वेश्चन मैंने बता दिया एंड सेकंड वन इज़
some kind of saying which has been written over here. अब ये जो underlined वाला portion है, all this, hence it is no wonder that money has become the central focus of many people's lives. Everyone seems to be working tirelessly for money. Even students are studying hard so that they can get well paid job and earn lots of money in future. अब ये सारी जो underlined portion है, ये basically bridge है. मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसको हर दफ़ा लिखें, लेकिन कभी कभी थीसिस स्टेटमेंट और जो रेड कलर में आगे है और हुक को मिलाने के लिए एक ब्रिज यानी कोई पुल का काम भी किया जाता है कि थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन किया जाता है, सो दैट देयर इज़ अ गुड अप्रोच टूवर्ड्स थीसिस स्टेटमेंट. ठीक है. अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी बिल्कुल एंड की तरफ ऑफ दिस फर्स्ट पैराग्राफ, और रेड कलर में थीसिस स्टेटमेंट जो कि इंतहाई ज़रूरी हिस्सा होती है किसी भी एसे का, बिकॉज इट एक्चुअली इज़ द कंट्रोलिंग आइडिया ऑफ द एंटायर एसे. पूरा एसे इसी के गिर्द घूमता है. ठीक है. तो अब क्या लिखा हुआ है कि ऑल्दो आई थिंक मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, इट इज़ समथिंग दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट. अब आप देखें, यहीं से उसने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया कि दोनों बातें हैं. अब ये देखिए ना, कैन मनी बाय हैप्पीनेस, उसका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया कि आई थिंक मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, कहते मुझे पता है कि इट कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, इट इज समथिंग दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट. यानी कि दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज अब उसने लेने हैं. अब इस चीज को आगे उसने एक्सप्लेन करना विद द हेल्प ऑफ बॉडी पैराग्राफ्स. आपको बॉडी पैराग्राफ ही हर एसे का एक ऐसा फोकस होता है जिसके अंदर सारी डिटेल मौजूद होती है, आपके पॉइंट्स मौजूद होते हैं. ठीक है. नाउ दिस ऑल रेड इज थीसिस स्टेटमेंट और द मेन आइडिया और द कंट्रोलिंग आइडिया ऑफ द और द थीम आप इसको कह सकते हैं ऑफ द एंटायर एसे. ठीक है. अच्छा, अब हम चले जाते हैं जी बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 की तरफ. इसमें जितने भी अंडरलाइन पोर्शंस हैं ये हैं जी की या टॉपिक सेंटेंस. अब आप थोड़ा सा पैराग्राफ की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आ जाएं. वो जो मैंने एक लेक्चर में आपको ऑलरेडी बता दिया कि पैराग्राफ का अपनी जो कोहेरेंस होती है वो इस तरह से होती है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉपिक और सेंटेंस, देन इट हैज़ सपोर्टिंग डिटेल्स एंड देन इट हैज़ कंक्लूजन. ठीक है. अपने आप में वो एक मिनी एसे होता है. ठीक है जी. तो यहाँ पर भी यू विल सी द सेम थिंग कि और चूंकि हमने माइंड मैप में ये पॉइंट दे चुके थे, और हमने क्या पॉइंट दिया था कि मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस एज मैनी पीपल हु वर्क हार्ड एंड लॉन्ग एवरी डे फॉर मनी आर ऑफ्टन वेरी अनहैप्पी. हमने कहा था कि हार्ड वर्किंग पीपल आर ऑफ्टन अनहैप्पी. ये हमने वहाँ पर एक पॉइंट दे दिया. अब हमने इस पॉइंट को शुरू में लगा दिया बिकॉज ये की सेंटेंस है, ये टॉपिक सेंटेंस है इस पैराग्राफ का. बाकी उसकी डिटेल होगी. ठीक है. उसको सपोर्टिंग सेंटेंसेस हम देंगे इन द फेवर ऑफ दिस स्टेटमेंट जो हमने शुरू में लगा दी है. अब उसके बारे में हमने फिर आगे ये बात की कि मोस्ट ऑफ देम डू नॉट इवन हैव टाइम टू स्पेंड देयर हार्ड अर्नड मनी ड्यू टू हैवी वर्कलोड और लॉन्ग वर्किंग आवर्स. दे हैव नो टाइम और एनर्जी for leisure activities, and needless to say their family and friends hardly get to see them too. This can make them feel lonely and depressed. यहाँ तक हमने एक आर्ग्यूमेंट को कंप्लीट किया जो हमने पहली लाइंस ऑफ दिस पैराग्राफ दिया था, और अब हम उसको कंक्लूड करेंगे. इस पॉइंट को जो हमने उठाया है इस पैराग्राफ में, इसको हमने यहीं पे कंक्लूड कर देना है. ठीक है. और हमने कहा कि thus working hard for money does not bring happiness but instead misery in this case. तो हमारा वो पॉइंट आ गया कि हम पैसे के लिए इतनी मेहनत करते हैं लेकिन क्या फ़ायदा, हम उसको इंजॉय नहीं कर सकते, वी डोंट हैव टाइम. हम उसको उस तरह से ना अपने फारग वक्त हमारे पास मिलता है क्योंकि हम हर वक्त पैसे कमाने में ही लगे होते. तो हमारा ये पॉइंट आ गया इन द फेवर ऑफ कि मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस. ठीक हो गया. ये एक पॉइंट यहाँ ख़त्म हो गया. तो ये जो ब्लू में मैंने हाईलाइट किया है इसको, ये कंक्लूजन है. अंडरलाइन वाला जो है वो की सेंटेंस है एंड ये जो हाईलाइट किया हुआ है दिस इज द कंक्लूजन. और ये जो ग्रेज हैं सारे, ये मैं आपसे बाद में बात करूँगी. जो ग्रे में मैंने इसको ग्रे हाईलाइट किया, तो ये मैं आफ्टर फिनिशिंग दिस आई एम गोइंग टू टेल यू. अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं बॉडी पैराग्राफ नंबर 2. अब बॉडी पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर अगर आप अगेन आई आस्क यू टू गो टू द माइंड मैप, उसमें हमने क्या बात की थी
कि जी मनी रूइंस रिलेशनशिप्स, हमने ये बात की थी। अब ये हमारा की पॉइंट था जिसको हमने अब की सेंटेंस में डेवलप किया। अंडरलाइन पोर्शन को देखें, दिस इज द की सेंटेंस और द कंट्रोलिंग आइडिया ऑफ दिस पैराग्राफ। ठीक है, अब उस पैराग्राफ को अब जब हमने कंट्रोलिंग आइडिया दे दिया है, देन वी आर गोइंग टू गिव द सपोर्टिंग डिटेल्स, उसका एविडेंस देंगे, उसका प्रूफ देंगे, उसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कि पीपल फ्रीक्वेंटली फाइट ओवर मनी एंड दिस कैन बिकम a very serious problem, whether it is between friends or family members. For instance, it is not uncommon to hear of family members fighting over inheritance or long time business partners squabbling over money related matters. In some cases, ugly lawsuits ensue and relationships are destroyed forever. अच्छा, यहाँ तक हमने उसका एविडेंस दे दिया कि मनी रून्स डिस्ट्रॉयज रिलेशनशिप्स, के ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं पैसों की वजह से। ठीक है, अब यहाँ तक ये हो गया। अब ये जो आगे इन द ब्लू है, ये आपको काइंड ऑफ कंक्लूजन दे देता है कि देखें, जब हम लड़ते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ सही तरह से पैसों की वजह से, जायदादों के ये सारे जो मसाइल होते हैं, तो व्हाट देन इज द पॉइंट ऑफ हैविंग लॉट्स ऑफ मनी व्हेन देयर इज नो वन एल्स टू शेयर इट विद। तो राइटर फिर क्या कर रहा है कि उसको दोबारा क्वेश्चन की फॉर्म में कंक्लूड, ये बेसिकली कंक्लूजन ऑफ दिस पैराग्राफ है जिसको इसने क्वेश्चन की फॉर्म में हमारे सोचने के लिए रख दिया है। ठीक है, ओके, नाउ वी गेट टू द नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ नंबर 3। अच्छा, अब आपको याद होगा कि इन माइंड मैप यहाँ पर अब हमने थोड़ा सा उस पॉइंट से हट जाना है कि मनी कैन नॉट बाय। अब हमने बताना है कि नहीं नहीं, मनी की ज़रूरत भी होती है, राइट। तो अब हम किस तरह से उसको प्रेजेंट करेंगे कि हम स्टार्ट करेंगे कि हाउएवर, जब भी हम हाउएवर लगाते हैं तो एक दूसरी साइड, यानी द अदर साइड ऑफ द पिक्चर को हम बताते हैं, एक और जो पॉइंट ऑफ व्यू उससे ऑपोजिट होता है उसको बताते हैं। हाउएवर, फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव मनी कैन समटाइम्स मेक वन हैप्पी। देखें, अब ये इसका कंट्रोलिंग आइडिया कह लें या इसका की सेंटेंस है इस पैराग्राफ का। फॉर सम, earning enough money to pay their monthly bills and put food on the table makes them happy. For others, it could be saving up enough money to buy things of their interest to go on a dream vacation. Having some savings instead of living pay check to pay check also gives one peace of mind. After all, a person cannot possibly be happy if he or she is constantly worrying about running into financial difficulties. तो यहाँ तक हमने क्या प्रूव किया? जो हमने यहाँ पर की सेंटेंस ऊपर लगाया था, जिसमें हमने कंट्रोलिंग आइडिया दिया था कि ये पैराग्राफ बेसिकली बात करेगा कि इन सम सिचुएशंस मनी डज बाय हैप्पीनेस। तो उसको हमने सपोर्टिंग सेंटेंसेस के थ्रू उसको प्रूव कर दिया। और अब हम फिर कंक्लूजन की तरफ आ गए ऑफ दिस पैराग्राफ। देखिए, हर पैराग्राफ का जो पॉइंट आप नया लेंगे उसको पहले इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर उसको सफिशेंटली प्रूव करेंगे विद डिफरेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द की सेंटेंस, एंड यू आर गोइंग टू कंक्लूड इट देयर एंड देन इन दैट पैराग्राफ, राइट। तो अब कंक्लूजन में कैसे हम ले आए? हेंस मनी डज बाय हैप्पीनेस where one's survival is concerned or when he wishes to satisfy his wants। तो जिस तरह बिलिंग करनी होती है या इस तरह की ज़रूरियात है तो वो पैसे से ही पूरी होती है, तो उससे भी हमें खुशी तो मिलती ही है। बच्चों की फ़ीस टाइम पर हम दे रहे हैं, बिल्स क्लियर हो रहे हैं, कोई चीज़ हमें चाहिए हम ख़रीद के ले आते हैं, तो इनसे हमें वक्ती खुशी तो मिल ही जाती है। तो दिस इज़ द पॉइंट दैट द राइटर वॉन्ट्स टू मेक इन फेवर ऑफ मनी बाइंग हैप्पीनेस फॉर अस। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी लास्ट पैराग्राफ विच इज़ कॉल्ड कंक्लूजन। अब कंक्लूजन यहाँ पर ओवरऑल पूरे बॉडी पैराग्राफ्स जो हमने लिखे, जिसमें हमने पॉइंट्स दिए, डिफरेंट 3 पॉइंट्स हमने दिए, उसका अब ये कंक्लूजन है। और कंक्लूजन हमेशा फिर आखिर में थीसिस स्टेटमेंट की तरफ इशारा करता है, यानी कि जो उसका थीम है या उसका मेन पॉइंट है ओवरऑल, उसकी तरफ इशारा करता है, टॉपिक की तरफ इशारा करता है। सो कंक्लूजन में क्या है कि इन्होंने एक सेइंग लगा दी कि जो कि इसको सम अप करती है कि मार्क ट्वेन, ही इज़ अ वेरी फेमस राइटर, ही वॉज अ वेरी फेमस राइटर। मार्क ट्वेन वंस सेड, द लैक ऑफ मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल ईवल। कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर तो आप बस सारी बुराइयां आप इससे जन्म लेती हैं। तो
अब जो ये राइटर ऑफ द एसे है वो कहता है कि आई एग्री विद हिम एज नो वन कैन सर्वाइव विदाउट मनी इन दिस डे एंड एज। यहाँ पे तो ये लग रहा है कि अब वो अब सम अप करने के लिए पहले कह रहे हैं कि हाँ ये बात ठीक है कि इस एरा में, इस दौर में पैसे के बगैर तो आप रह नहीं सकते। लाइक इट और नॉट, चाहे आप ये बात पसंद करें ना करें, मनी मैटर्स एंड वंस फाइनेंशियल सिचुएशन हैज अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन हिज हैप्पीनेस। दैट सेड मनी डज नॉट गारंटी कंटेंटमेंट। अब ये है ना कि दैट सेड, यानी कि ये बात तो हो गई, लेकिन अब वो एकदम से उसने दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कंक्लूजन में बैलेंस करने के लिए फिर दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज को आपने सम अप करना होता है। सो दैट सेड मनी डज नॉट गारंटी कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का ताल्लुक होता है इत्मीनान के साथ, अंदर की खुशी के साथ, ठीक है। हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट में फर्क होता है। सो हैप्पीनेस तो वक्ती भी हो सकती है, बट कंटेंटमेंट जिसको हम सुकून कहते हैं वो एक समथिंग विच इज इनर कंडीशन। मनी ऑफ्टन रेयर्स इट्स अगली हेड एंड रून्स रिलेशनशिप्स। देखिए उन्होंने पीछे ये बात पहले की है, अब उसको सम अप कर रहे हैं। One also has to make sacrifices such as lack of family time in the pursuit of wealth and material comforts. अब ये जो पहला पॉइंट था इसने उसको यहाँ पर सम अप किया है। अब आखिर में दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज लेकर एक लास्ट लाइन को फिर, यानी कंक्लूजन के अंदर एक कंक्लूजन है, ठीक है। तो ये जो ब्लू हाइलाइट्स हैं ये कंक्लूजन का अपना कंक्लूजन है, कि क्योंकि हमने आखिर में इसको बंद भी तो करना है ना, अचानक तो नहीं छोड़ देना इसको। सो देयरफॉर to be happy, I think one must realize that there is more to happiness than money. तो लास्ट पॉइंट उसने जो दिया है वो ये कहा है कि ठीक है मनी इंपॉर्टेंट ज़रूर है, पर इतना भी नहीं है कि आप उसके लिए ये भी चीज़ें छोड़ दें वो छोड़ दें। तो आखिरी पॉइंट जिसको सम अप किया वो ये है कि मनी कैन नॉट गिव यू एवरीथिंग, ठीक है। सो दिस इज वेयर इट हैज़ एंडेड। अच्छा, अब ये जो मैंने आपसे कहा था कि ग्रे जो मैंने हाईलाइट्स दिए हुए हैं, दे आर बेसिकली ट्रांजिशनल डिवाइसेस। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि अब देखें कोहेरेंस पे तो हमने बात कर ली कि इट हैज़ 5 पैराग्राफ्स एंड ऑल पैराग्राफ्स आर इंटरलिंक्ड, and then we see that introduction and then body paragraph 1 2 3, this is all called unity। और उसकी जो एक हार्मनी है एक ऐसे की वो यहाँ से नज़र आ गई, ऑर्गेनाइजेशन नज़र आ गई उसकी। लेकिन अब उसके अंदर भी यानी विद इन दोज पैराग्राफ्स भी आप देखें तो देयर आर सर्टन कनेक्टर्स जिसकी वजह से पैराग्राफ्स आपस में लिंक्ड हैं या सेंटेंसेस आपस में लिंक्ड हैं, ठीक है। अब ये जिस तरह से हेंस, इवन, ऑल दो, ये आपको एक कनेक्टर्स जो ये हैं ये ज्वाइन कर रहे हैं थॉट प्रोसेस को और एक पूरे ओवरऑल यूनिटी को इन्हांस कर रहे हैं, ठीक है। सो जैसे दस, बट, वर्ड, स्टिल। अब देखिए ये जितने भी आप देंगे इससे पिछले पैराग्राफ से भी कनेक्शन जुड़ता है और हमें ये पता चलता है कि दिस इज द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस पैराग्राफ। लेकिन जब आप हाउएवर कह देते हैं तो इसका मतलब है कि ये अब थोड़ा सा दूसरी तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो जो सिमिलर नहीं है वो उससे हट के पॉइंट ऑफ व्यू है। एनीवे अब आप इस तरह देखते जाएंगे सारे ग्रे जो हैं दे आर ट्रांजिशनल डिवाइसेस विच आर पार्ट ऑफ कोहिजन, ठीक है। सो देयरफॉर के साथ हमें पता चलता है कि अब कंक्लूजन की तरफ हम आ रहे हैं एंड दैट इज द इंडिकेटर और द पॉइंटर टूवर्ड्स कंक्लूजन। ओके, सो ओवरऑल आप देखिए तो दिस इज हाउ आई हैव एक्चुअली डाइसेक्टेड दिस एसे जस्ट टू गिव यू द आइडिया। नाउ दिस इज अ 5 पैराग्राफ essay which I had already asked you to write. I have already given you the topic. Now you have to work keeping in mind the technical side of it. Now, when you are going to finish writing this, it will look like this. See, I have used block method for paragraphs where I have not indented. मैंने इसको indent नहीं किया, मैंने एक लाइन छोड़ दी है आफ्टर एवरी पैराग्राफ, राइट। तो अब लाइन अलाइनमेंट भी आप देख लें कि ये अगर आप राइट साइड पे देखें तो सब एक तरतीब के साथ ख़त्म होते हैं, ये हैज़र्डली नहीं ख़त्म हो रही लाइंस, ये एक तरतीब के साथ वर्टिकली ये सब अलाइंड है। तो अब आप इसको देखें, इस तरह से इनको नज़र आना चाहिए। अच्छा, अभी आप ये देखिए, ये पूरा ऐसे आपका इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा भी करके आपको दूर से भी एक लुक दे देती हूँ। ये देखिए जस्ट टू द लेफ्ट साइड, ओके। अच्छा,
अब मैंने एक और ऐसे भी यहाँ पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जाम्पल, उसको मैंने डायसेक्ट नहीं किया, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब पिछला वाला तो क्या था, पर्सुएसिव या आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, लेकिन ये नैरेटिव ऐसे है। फर्ज करें आपको उन्होंने कहा है कि राइट एन ऐसे ऑन अ मेमोरेबल हंटिंग ट्रिप। तो अब उसमें अगर इंट्रोडक्शन हम लिखते हैं तो आप सबसे पहले एक पॉइंट ये बनाते हैं कि द विलेजर्स हैड लॉस्ट अ फ्यू गोट्स एंड पोल्ट्री टू अ मिस्ट्री। अच्छा, थोड़ा सा ये जहन में रखिए कि नैरेटिव एसेज का थोड़ा स्ट्रक्चर उससे डिफरेंट होता है जो हमने अभी परसुएसिव ऐसे किया है। बिकॉज यहाँ पर अब इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कोई हम हुक या थीसिस स्टेटमेंट लगाते नहीं है, क्योंकि नरेशन का मतलब ही ये होता है कि अ स्टोरी और एन इवेंट हैज़ टू बी नरेटेड और टोल्ड। तो उसमें क्या होता है कि उसमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होना ज़रूरी है, यानी कि उसमें एक चीज़ पहले, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। तो वो जो एक लॉजिकल सीक्वेंस है जिसमें क्रोनोलॉजिकल मैंने आप लोगों को बताया था, तो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इसमें होना लाजमी होता है कि एक वाकया हुआ, उसमें पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, फिर क्या हुआ। ठीक है, इसको आप लोग फिर पढ़ लीजिएगा यहीं से, एंड देन यू विल गेट टू नो कि इट इज़ ऑल्सो अ 5 पैराग्राफ एस्से। इसके इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले तो थोड़ा सा रीडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक मिस्ट्री सी रखी गई है कि उसको पहले ओपन नहीं किया। फिर कि उन्होंने बताया कि द विलेजर्स हैड लॉस्ट अ फ्यू गोट्स एंड पोल्ट्री टू अ मिस्ट्री। द मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग फार्म एनिमल्स स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर इन द विलेज। Many speculated there were thieves in the village while others, अब जाहिर है उनके मवेशियों को कोई वो गायब हो रहे थे, तो ये क्या कौन कर रहा था, कैसे कर रहा था, यहाँ से उन्होंने कहानी शुरू की है। एंड देन despite several speculations, the mystery of the disappearances remained unsolved. The whole village was in a state of dismay when the tiger appeared and launched another attack. और यहाँ पे उन्होंने उस मिस्ट्री को सॉल्व किया कि वो कौन करता था, टाइगर। टाइगर उनको, शेर आके उनको खा जाता था। अब उसके बाद जाहिर है देखिए हर पैराग्राफ में दूसरा पैराग्राफ बताएगा कि उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, और आखिरी पैराग्राफ में उन्होंने ओवरऑल सम अप करके बता दिया कि द मिशन वॉज अकम्प्लिश्ड, यानी कि जो हमने हंटिंग की, उसको शेर को पकड़ा, उसको मारा होगा या जो भी उसको किया। देखिए उन्होंने लिखा ना, वन ऑफ द मेंबर्स शॉट द टाइगर डेड एंड वी रेस्क्यूड द गोट सेफली बैक टू आवर विलेज। अब इसके बाद उन्होंने इसको कंक्लूड किस तरह से कर दिया कि द मिशन वॉज अकम्प्लिश्ड, वी हैड किल्ड द वाइल्ड बीस्ट एंड हैड इमर्ज सक्सेसफुल, इट वॉज एन अमेजिंग हंटिंग ट्रिप, one that would always remain in my memory for all time to come। तो इस तरह से इसका कनेक्शन हमने लगाया टाइटल के साथ, एंड टाइटल वाज अ मेमोरेबल हंटिंग ट्रिप। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसे राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग, बोथ दीज दे आर नॉट जस्ट द लाइंस और द सेंटेंसेस दैट यू पुट टुगेदर। इसके पीछे बहुत ज़्यादा साइंस है, बहुत ज़्यादा टेक्निक है, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जहन में रखनी है, जो कि इसकी कोहेरेंस को भी देखना है, इसकी कोहेजन को भी देखना है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को भी देखना है, पैराग्राफ डिवीजन को भी देखना है, पैराग्राफ स्ट्रक्चर को भी देखना है। सो दिस इज़ हाउ वी राइट any kind of essay or any kind of paragraph. I hope that you people will practice writing different paragraphs and different essays. It was just my humble effort to demonstrate how essay is divided into different parts and what are those technical aspects that essay covers, right? So I just want to uh, take you to from the beginning and have a look at it, and then you see how it was dissected. So that's it. Thank you for watching and listening. Inshallah, in the coming video, I'm going to tell you something more about written communication. Another topic is going to be taken. Till then, take care and stay blessed.